अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की या चिकित्सीय जांच की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की प्रिसिजन होती है, एकदम सटीक। हाँ, बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह। एग्जैक्टली जैसे अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिखाई देती है और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए ये रही समस्या। सही कहा, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है वहाँ। हाँ, और उसमें ना कोई उलझन होती है ना कोई रहस्य। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि हमें ऐसी चीजें पसंद आती हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकें, जिन्हें हम अलग अलग डिब्बों में बांट सकें और कह सकें कि हाँ, क की वजह से ख हुआ है। क्योंकि उससे हमें एक तसल्ली मिलती है, एक कंट्रोल का एहसास होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम जिंदगी की सफलताओं, हमारे किस्मत या करियर के उतार चढ़ाव और रोजमर्रा के संघर्षों की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। वहाँ कुछ भी इतना साफ नहीं दिखता। सही में हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जो ईमानदारी से कहूं तो बहुत ही धुंधला और अस्पष्ट है। हमें अक्सर समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी जैसी है वैसी आखिर क्यों है, या क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। हाँ, और यहीं पर आज की हमारी ये गहरी चर्चा शुरू होती है। आज हम जेम्स एलन की बहुत ही प्रभावशाली और क्लासिक किताब एज अ मैन थिंकeth के पन्नों में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये सच में एक आई ओपनर होने वाला है। आज का हमारा मिशन इस शक्तिशाली विचार को डिकोड करना है कि हमारा दिमाग हमारे जीवन के नाटक को सिर्फ देखने वाला कोई मुंह दर्शक नहीं है, वो बस चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि वो खुद इस नाटक का निर्देशक है। एग्जैक्टली वो हमारी किस्मत, हमारी सेहत और हमारी सफलता का इकलौता निर्माता या क्रिएटर है। ये किताब भले ही छोटी सी है, लेकिन ये आत्मनियंत्रण का एक ऐसा नजरिया पेश करती है जो सच में दिमाग के तार खोल देता है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल और अपनी जड़ों तक झकझोर देने वाला विचार है। और आज की इस चर्चा में हम सिर्फ किसी हवाई सकारात्मक सोच या किसी जादुई चमत्कार की बात नहीं कर रहे। हम विचारों के उस सटीक विज्ञान और मैकेनिज्म को समझने जा रहे हैं जो हर पल, हर सेकंड हमारी फिजिकल रियलिटी को आकार देता है। यानी ये कोई रैंडम चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि हमारा जीवन अचानक होने वाली घटनाओं का कोई अंधा सिलसिला नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही विचारों का एक सीधा लॉजिकल परिणाम है। ये दर्शन शास्त्र नहीं, ये कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण का विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं और सीधे इस किताब के सबसे बुनियादी सिद्धांत पर आते हैं, जो इसके टाइटल में ही छिपा है, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। और यहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तुलना की है। हाँ, जेम्स एलन ने विचारों की तुलना एक बगीचे से की है। उनका कहना है कि इंसान का मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम उसमें जानबूझकर अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो हमें सफलता और खुशी के मीठे फल मिलते हैं। सही बात है। पूरे बगीचे को अपनी चपेट में ले लेती है। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी और एक चुनौती पेश करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये बगीचे वाली बात ना सुनने में तो बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर लगती है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये इतना ही आसान है? ये एक बहुत आम सवाल है। मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान दिन भर सोफे पर बैठकर सिर्फ ये सोचता रहे कि वो करोड़पति बन गया है, तो क्या सच में उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? ये कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी जादुई सोच नहीं लगती। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि लोग अक्सर इस किताब को समझने में यही गलती कर बैठते हैं। जेम्स एलन किसी ख्याली पुलाव या जादुई सोच की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर इस बगीचे का असल मतलब क्या है? देखिए, मन का बगीचा कोई पैसिव या निष्क्रिय जगह नहीं है। ये एक एक्टिव, मेहनत मांगती हुई प्रक्रिया है। उनका फोकस सिर्फ अच्छा सोचने पर नहीं है, बल्कि उस जंगली घास को उखाड़ फेंकने के अनुशासन पर है। ओ, यानी वो एक निरंतर चलने वाला काम है, कोई एक बार का चमत्कार नहीं। बिल्कुल। इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। एक बगीचे में अगर हम कुछ भी नहीं बोएंगे ना, तो वो खाली नहीं रहेगा। वहां जंगली घास अपने आप उगने लगेगी, क्योंकि प्रकृति शून्यता या खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। सही कहा। उसी तरह हमारा मन कभी खाली नहीं रहता। अगर हम जानबूझकर पूरी मेहनत और जागरूकता के साथ उत्पादक विचार नहीं बोएंगे तो क्या होगा? तब दिमाग में कचरा आने लगेगा। हाँ, और आज के इस डिजिटल युग में जब हम सुबह उठते ही फोन हाथ में लेकर डूम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, बुरी खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर जलन महसूस करते हैं, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम बस नेगेटिव चीजें अंदर डाल रहे हैं। एग्जैक्टली।
हम अपने मन के बगीचे में डर, चिंता और हीन भावना की जंगली घास के बीज बो रहे हैं। एलन यही कह रहे हैं कि हमें एक सजग माली बनना पड़ता है। एक सजग माली अच्छा शब्द है। ये कठोर अनुशासन है, जहां हमें हर रोज अपने मन में घुसने वाले कचरे को रोकना होता है। ये सिर्फ फूल उगाने के बारे में नहीं है, ये उस घास को निर्ममता से उखाड़ने के बारे में है जो हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस रही है। ये सच में नजरिया बदल देता है। इसका मतलब है कि विचार कोई अमूर्त या हवा में तैरती चीज नहीं है। वो असल में एक ईंधन है जो हमारे हर एक एक्शन को तय करते हैं। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा लॉजिक है। और ये बात हमें इस चर्चा के दूसरे सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाती है। अगर मन एक बगीचा है और हम उसमें बीज बो रहे हैं, तो उसमें उगने वाले फल असल में क्या हैं? जो दिखाई देते हैं बाहर। हाँ, किताब बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि वो फल है हमारा चरित्र यानी कैरेक्टर और हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे सर्कमस्टांसेस। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये बात बहुत से लोगों को चुभती जरूर होगी। ओह हाँ, क्योंकि ये इंसान के अहंकार पर, उसके ईगो पर सीधा वार करती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम असल जिंदगी में देखते हैं तो पाते हैं कि लोग अपनी गरीबी, अपने दुखों या अपनी नाकामी के लिए बहुत आसानी से दूसरों को दोष दे देते हैं। हाँ, विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान होता है। या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। ये तो मतलब वैसा ही हुआ जैसे हम खुद अपनी गाड़ी को गलत दिशा में चला रहे हों, एक्सीलरेटर पर पैर दबा रखा हो और फिर शिकायत कर रहे हो कि ट्रैफिक बहुत खराब है। या सड़क बनाने वाले ने सड़क गलत बनाई है। सही कहा, हम ड्राइविंग खुद गलत कर रहे हैं। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो ये कार वाली उपमा बहुत ही सटीक है। और अगर हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो हमारे विचार उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। अच्छा, हम हर दिन शिकायत करके उस स्टीयरिंग को और ज्यादा खाई की तरफ मोड़ रहे होते हैं। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो हमारा चरित्र रातों रात नहीं बनता। तो फिर वो बनता कैसे है? ये हमारे हर दिन के, हर पल के छोटे छोटे विचारों का जमाव है। विचार से हमारे निर्णय तय होते हैं, निर्णयों से हमारी आदतें बनती हैं, और आदतें ही आगे चलकर हमारा चरित्र गढ़ती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बाहरी परिस्थितियां बस हमारे अंदर चल रहे नाटक का एक फिजिकल रूप है? 100%। जेम्स एलन ये स्पष्ट करते हैं कि हम जीवन में जो आकर्षित करते हैं वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो होता है जो हम हैं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। ये बात वहां अप्लाई होती है जब लोग कहते हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, पर अंदर से वो डर से भरे होते हैं। एग्जैक्टली। मान लीजिए एक व्यक्ति अंदर से बहुत हीन भावना और डर से भरा हुआ है। वो हमेशा सोचता है कि लोग उसे धोखा देंगे। उसका ट्रस्ट इश्यू होता है। हाँ, अब इस विचार के कारण उसका व्यवहार डिफेंसिव और कड़वा हो जाएगा। वो अपने कोवर्कर्स से रूखा व्यवहार करेगा। अंततः लोग उससे दूर हो जाएंगे और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और फिर वो कहेगा कि देखा, कॉर्पोरेट दुनिया ही ऐसी है। बिल्कुल, वो इकोनॉमी या बॉस को दोष देगा। हम्म लेकिन असल में उसके भीतर बैठे डर और अविश्वास ने हम्म। ही इस परिस्थिति का निर्माण किया। कोई भी व्यक्ति किसी बुरी स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके विचारों के पैटर्न ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया है। ये बात ना सुनने में शुरुआत में थोड़ी कठोर लग सकती है, जैसे कोई हमारे मुंह पर सच्चाई मार रहा हो। हाँ, शुरू में चुभती है ये बात। लेकिन अगर हम इससे गहराई से सोचें तो ये एक बहुत बड़ी आजादी भी तो देती है। क्योंकि अगर मेरी बुरी परिस्थितियां मेरी ही बनाई हुई हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं उन्हें बदल भी सकती हूँ। सही पकड़ा आपने। यही सबसे बड़ी ताकत है। मुझे किसी इकोनॉमी के सुधारने या किसी और व्यक्ति के बदलने का इंतजार नहीं करना है। मुझे बस अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में लेना है। और यही इस पूरी किताब का सबसे सशक्त और मुक्ति देने वाला संदेश है। दूसरों पर दोष मढ़ना बहुत आसान और आरामदायक होता है, क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। वो हमें विक्टिम बना देता है। हाँ, और विक्टिम्स को कभी कुछ बदलना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपनी परिस्थितियों का पूरा ओनरशिप लेते हैं, तब हम असल में अपनी शक्ति को वापस पहचानते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है, लेकिन किताब एक कदम और आगे जाती है, और यहाँ ना मुझे थोड़ी और उलझन महसूस होती है। कैसी उलझन? विचारों का असर हमारी नौकरी या हमारे बैंक बैलेंस तक तो समझ आता है, लेकिन लेखक का कहना है कि विचार उस भौतिक शरीर पर भी गहरा असर डालते हैं जिसमें हम रहते हैं। अब रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। ठीक है, बताइए। हम अक्सर सेहत के लिए अच्छी डाइट, जिम जाने, प्रोटीन और मेडिकल साइंस की बात करते हैं ना।
अगर किसी को कोई गंभीर इन्फेक्शन या बीमारी हो जाए तो वो सिर्फ अच्छा सोचकर अपने वायरस को तो खत्म नहीं कर सकता ना। क्या ये किताब चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रही? क्या हम साइंस को इग्नोर कर रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब और तार्किक सवाल है, और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जेम्स एलन ये नहीं कह रहे हैं कि सकारात्मक विचार किसी एंटीबायोटिक या सर्जरी का विकल्प है। तो फिर वो कह क्या रहे हैं? शरीर हमारे मन का एक बहुत ही आज्ञाकारी सेवक है। जब हम मन में लगातार डर, चिंता या गुस्से के विचार रखते हैं तो हमारा शरीर उसे एक खतरे के रूप में देखता है। यानी वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। बिल्कुल, विज्ञान भी आज यही कहता है। जब इंसान लगातार स्ट्रेस में रहता है तो उसका शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। हाँ, और वो केमिकल्स नुकसान करते हैं। अगर ये लगातार होता रहे ना, तो ये इंसान की इम्यून सिस्टम को, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। नकारात्मक सोच, पुरानी रंजिशें और चिंता केवल दिमाग को ही नहीं थकाते, बल्कि वो शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते हैं। सही कहा, वो हमें बीमारियों के प्रति ज्यादा कमजोर बनाते हैं। दूसरी ओर, जब इंसान शांत और सकारात्मक होता है तो शरीर नेचुरली हीलिंग की अवस्था में होता है। अब ये पूरी तरह से लॉजिक के हिसाब से ठीक लगता है। यानी मानसिक अवस्था हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार करती है। एकदम फाउंडेशन का काम करती है। अगर हम आज के मॉडर्न बर्नआउट कल्चर को देखें ना, तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। हम दिन में 14 घंटे काम करते हैं, लगातार स्क्रीन घूरते हैं, हर छोटी बात पर स्ट्रेस लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमें माइग्रेन क्यों हो रहा है या हमें हर वक्त थकान क्यों लगती है। हाँ, हम दवाइयाँ खाते हैं लेकिन उस स्ट्रेस रूपी जंगली घास को नहीं उखाड़ते जो असल में वो बीमारी पैदा कर रही है। एकदम सही, क्योंकि विचार असल में एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जब कोई व्यक्ति लगातार नेगेटिव एनर्जी अपने भीतर पैदा कर रहा होता है तो उसका फिजिकल शरीर उस एनर्जी के बोझ को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। वो कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही। इसलिए जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं या कमजोर महसूस करते हैं, उन्हें अपनी डाइट और दवाइयों के साथ साथ अपने विचारों की डाइट की भी जांच करनी चाहिए। अगर दिमाग में हर समय जलन या डर का जहर घुल रहा है तो कोई भी सेहतमंद खाना पूरा असर नहीं करेगा। ये सच में आंखें खोलने वाला है। तो अब तक की इस चर्चा में हमने अपने दिमाग के बगीचे से नकारात्मक विचारों की जंगली घास को उखाड़ना सीख लिया है। हाँ, हमने सफाई कर ली है। हमने ये भी समझ लिया कि हमारी बाहरी परिस्थितियां और हमारा स्वास्थ्य असल में हमारे ही विचारों का फल है। यानी हमारी गाड़ी का इंजन अब एकदम साफ है और हम स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। गाड़ी तैयार है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल उठता है। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन हम इसे लेकर कहाँ जाना है? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हमने अपने दिमाग की जमीन को खाली और उपजाऊ बना लिया है, तो हमें उसमें असल में बोना क्या चाहिए? उसमें बीज किस चीज का डालें? हाँ, और किताब इसका जवाब देती है, स्पष्ट उद्देश्य यानी क्लियर पर्पस और बड़े सपने। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ये कदम सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर एक उपजाऊ जमीन को हमने सिर्फ खाली छोड़ दिया ना, तो प्रकृति का नियम है कि वहां फिर से घास फूस और कचरा उगाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। जीवन में सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सिर्फ कोई आम प्रेरणादायक बात नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। बिना उद्देश्य के इंसान की ऊर्जा यूं ही भटक जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उद्देश्य हमारे विचारों के लिए एक एंकर का काम करता है, उन्हें भटकने से रोकता है? सही पकड़ा, वो एक डायरेक्शन देता है। क्योंकि ना, किताब कहती है कि महान लोग पहले अपने मन में सफलता की कल्पना करते हैं और फिर उसे हकीकत में बदलते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि बड़े सपने देखना या ऊंचे आदर्शों पर विश्वास करना शायद ख्याली पुलाव पकाना है या बस रियलिटी से भागना है। ये बहुत से लोगों को लगता है। लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये असल में वो ईंधन है, वो फ्यूल है जो हमें मुश्किल समय में आगे बढ़ाता है। हर बड़ी उपलब्धि, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई फाइन आर्ट, शुरुआत में केवल एक अदृश्य विचार ही तो होती है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प मैकेनिज्म काम करता है वो ये है कि एक स्पष्ट उद्देश्य हमारे मन के लिए एक फिल्टर की तरह काम करने लगता है। फिल्टर कैसे? देखिए, आज की दुनिया में भटकाव बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन, एक नई खबर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। जेम्स एलन समझाते हैं कि जब हमारे पास एक स्पष्ट और बड़ा उद्देश्य होता है
तो हमारे विचार एक ही दिशा में बहने लगते हैं। ओ, यानी वो उद्देश्य तय करता है कि कौन सा विचार हमारे बागीचे में रहेगा और कौन सा नहीं। एकदम सही। जब किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां, किसी ऑफिस वाले की चुगली या ट्रैफिक जैम जैसी चीजें उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाती। वो इन छोटी बातों को इग्नोर कर देता है। हाँ, वो व्यक्ति ये सोचता है कि क्या इस बात पर गुस्सा करने से मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचूंगा? अगर जवाब नहीं है तो वो उस विचार को वहीं छोड़ देता है। ये तो बहुत पावरफुल ट्रिक है। उद्देश्य के प्रति ये जो समर्पण है ना, यही हमारे विचारों को अनुशासित और मजबूत बनाता है। और यही वो बिंदु है जहां अमूर्त विचार एक ठोस रियलिटी में बदल जाते हैं। महान उपलब्धियां कोई जादू नहीं है, वो बस एक लंबे समय तक एक ही दिशा में पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचे गए विचारों का फिजिकल रिजल्ट हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। हमने मन के बगीचे को साफ किया, उसमें उद्देश्य का बीज बोया, लक्ष्यों का पीछा किया और सफलता हासिल की। ऐसा लगता है कि हम यहाँ आकर कहानी पूरी हो जानी चाहिए, सफलता मिल गई और बात खत्म। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। हाँ, किताब के अंत में एक ऐसी बात कही गई है जो इन सबसे भी ऊपर है। एक पूरी तरह से अनुशासित और नियंत्रित मन का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो केवल कोई बाहरी सफलता जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना या बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है। वो कुछ बहुत ही गहरा और स्थायी है और उसे नाम दिया गया है शांति, सेरेनिटी। सेरेनिटी, बिल्कुल। अब ईमानदारी से कहूं तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शांति शब्द ना थोड़ा बोरिंग सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ पर बैठकर संन्यास लेने की बात कर रहा हो। क्या शांत होना हमें कमजोर नहीं बनाता? यहाँ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये एक आम गलतफहमी है कि लोग अक्सर शांत होने को पैसिव होना, हार मान लेना या कमजोरी समझ लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है अग्रेशन ही पावर है। सही कहा। लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति बहुत चिल्लाता है या तुरंत रिएक्ट करता है वो ताकतवर है। लेकिन जेम्स एलन के अनुसार शांति इंसान की सबसे बड़ी और अंतिम ताकत है। ये पूरी यात्रा का आखिरी मुकाम है। इसे संन्यास समझना बहुत बड़ी भूल होगी। तो अगर मैं इसे समझने के लिए एक नई उपमा का यूज करूं, तो क्या ये एक भयंकर तूफान के केंद्र की तरह, आई ऑफ द स्टॉर्म की तरह? हाँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। हम जानते हैं कि जब कोई बड़ा साइक्लोन या तूफान आता है तो उसके बाहरी हिस्से में भयंकर उथल-पुथल मची होती है। हवाएं सब कुछ तबाह कर रही होती हैं। लेकिन उस तूफान के ठीक बीचों बीच, उसके केंद्र में एकदम सन्नाटा, धूप और पूरा बैलेंस होता है। एकदम शांति होती है वहाँ। तो क्या जिस इंसान ने अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है, वो जीवन के कितने भी बड़े आर्थिक या पर्सनल तूफान में उसी केंद्र की तरह शांत रहता है? ये एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस कॉन्टेक्स्ट में शांति का मतलब है पूर्ण आत्मनियंत्रण, यानी एब्सोल्यूट सेल्फ कंट्रोल। एब्सोल्यूट सेल्फ कंट्रोल। ये इस बात का प्रमाण है कि अब बाहरी परिस्थितियां, इकोनॉमी का गिरना या दूसरे लोगों का बुरा व्यवहार मेरा मतलब है हमारे आंतरिक संतुलन को हिला नहीं सकता। एक व्यक्ति दुनिया में रहता है, काम करता है, उपलब्धियां हासिल करता है, लेकिन उसके अंदर का मौसम उसके अपने कंट्रोल में रहता है। ये सच में कमाल की बात है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश है। बाहरी सफलताएं आ सकती हैं और जा सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी और स्थायी शक्ति का एकमात्र आधार यही मन की अडिग शांति है। क्या बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इसका सार निकालें, तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी, सबसे असली शक्ति है। ये किताब भले ही 1903 में लिखी गई थी, लेकिन ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक किताब नहीं है जिसे पढ़कर हम अलमारी में रखते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। हाँ, ये आज के मॉडर्न जीवन में अपनी जिंदगी की बागडोर, उस स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने हाथों में लेने का एक बेहद व्यावहारिक और आजमाया हुआ तरीका है। हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके निर्माता हैं। और जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये समझना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि हम चाहें या ना चाहें, हमारे दिमाग का बगीचा हमेशा काम कर रहा है। वो कभी बंद नहीं होता। हर दिन, हर पल हम जो विचार चुन रहे हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम अपने अंदर आने दे रहे हैं, वो जाने अनजाने में हमारे आने वाले कल को शेप कर रही है। हमारी किस्मत किसी और ग्रह पर नहीं, हमारे अपने ही दिमाग के भीतर लिखी जा रही है। आज हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा कि हमारा मन एक उपजाऊ जमीन है और हमारे विचार हमारा भाग्य तय करते हैं।
लेकिन इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो आज के इस डिजिटल और हाइपर एक्टिव युग में हम सबके लिए एक चुनौती है। एक आखिरी सवाल। हाँ, आज जहां हर वक्त स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया तक एल्गोरिथम्स, न्यूज़ चैनल्स और दूसरों के विचारों का सैलाब हम पर लगातार गिर रहा है, हमें खुद से ये बहुत ही गंभीर सवाल पूछना होगा क्या सवाल? कि हमारे दिमाग के इस खूबसूरत बगीचे में आज विचार रूपी बीज असल में बो कौन रहा है? क्या हम खुद पूरी जागरूकता के साथ अपने मन के माली बने हुए हैं, या फिर हमने बिना सोचे समझे अपना फावड़ा और ये बहुत जरूरी काम अपने आसपास के उस शोर, उन नोटिफिकेशंस और उन स्क्रीन्स को सौंप दिया है? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। खुद से पूछिए। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यही विराम देते हैं।